सूद देना पड़ेगा, तो इस वजह से भी फिर वो बैंक से लोन नहीं लेते। और उससे पहले जो मैंने बताया वो टेक्निकल रीजन, इकोनॉमिक रीजन ये है कि लोन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही इतना ज्यादा 25% है, तो वो रीजनेबल ही नहीं है। कौन से बिजनेस में इतने ज्यादा आप पैसे कमाते हैं कि आप बाद में 25 गुना ज्यादा पैसे दें। तीसरा तरीका है हिस्सेदारी का, जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो स्टॉक मार्केट में आती हैं, और उसको बोलते हैं आईपीओ, जो कि हमारा अगला पॉइंट है कि कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आती हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है, ये अगला कॉन्सेप्ट है। यानी कि मैं ब्रैकेट में लिखूं, तीसरा तरीका है स्टॉक मार्केट, पीएसएक्स, यानी कि पहला है कि अपने जेब से पैसे दे दें अगर आपने दूसरी फैक्ट्री या बिजनेस ग्रो करना है। दूसरा तरीका है कि बैंक से कर्जा ले लें, और तीसरा तरीका है कि पीएसएक्स में आप अपने आप को लिस्ट कर लें, पीएसएक्स में आ जाए और हिस्सेदारी में शराकतदार बना लें आम लोगों को आपकी तरह के। थोड़ा थोड़ा हर कोई आप में से 100 100 रुपए, 1 1000, 1 1 लाख देगा, तो कब बिजनेस के पास पैसा आ जाएगा, आपको हिस्सेदारी मिल जाएगी 0.0001% या जो भी उसके हिसाब से बनती है, और बिजनेस के पास पैसा आ जाएगा। तो पीएसएक्स में आने का तरीका होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको के आईपीओ बोलते हैं। और ये जो जैसे मैंने बात बताई कि लेट से के बिफोर, यानी कि कंपनी जो है वो, कंपनी का जो मालिक है वो 100% उस बिजनेस को जो है उसको ओन करता था, उसका मालिक था। लेकिन स्टॉक मार्केट में आने के बाद ऐसे हो जाएगा कि वो जो कंपनी का मालिक है वो उसको 70% ओन करेगा, और बाकी आम आवाम जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया होगा वो 30% हो गया, 30% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और वो होता ये है कि एक बिजनेस जो है वो, उससे पहले मैं बताता हूं कि जो है बिजनेस लिस्ट कैसे होता है, स्टॉक मार्केट में आता कैसे है। पहले कोई भी बिजनेस है उसकी वैल्यूएशन कराई जाती है कि बिजनेस की कीमत क्या है, यानी इसको कंपनी वैल्यूएशन बोलते हैं। और ये ज्यादातर जो है कंपनी वैल्यूएशन कौन करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, या ऐसे इदारे हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, जो कि उन्होंने अकाउंट्स के और फाइनेंस के एक्सपर्ट्स रखे होते हैं, और वो अंदाजा लगाते हैं कि इसकी क्या मालियत होगी। फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है जो कि इसको रेगुलेट करता है, और ऑडिट फर्म्स हैं, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, केपीएमजी, अर्नस्ट एंड यंग, वो बिजनेस को एवेलुएट करती हैं। और उसके बाद कंपनी जो है वो पीएसएक्स पे आ जाती है, और आपकी तरह के बहुत से हजारों लाखों इन्वेस्टर जो हैं वो कंपनी का हिस्सा खरीदना शुरू कर देते हैं। यानी कि लेट से कि कंपनी की मालियत जो है वो कोई भी निकाली तो उसको हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो आप उसका एक 1000 ऑफ हिस्सा, यानी कि शेयर क्या चीज है, एक पेपर होता है और कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है, उसको कहेंगे एक शेयर। वो आगे जाके आप इसके बारे में और सीखेंगे। तो सारे आसान अल्फाज में आपकी तरह के हजारों लाखों इन्वेस्टर जो हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के पास पैसा आ जाता है। इन रिटर्न कंपनी अपना थोड़ा सा हिस्सा आप जैसे लोगों को दे देती है। उस पैसे से कंपनी जो है वो ग्रो करती है और वो दूसरी फैक्ट्री लगा लेती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी जो है पीएसएक्स का बहुत बड़ा रोल है। और आपको फायदा ये होता है कि आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं मदद के, और किसी आम कंपनी के मालिक नहीं बनते, आप एक बहुत अच्छी कंपनी के मालिक बनते हैं, जिसको कि ब्लू चिप कंपनी कह सकते हैं। मतलब पीएसएक्स में हर तरह की कंपनी है, लेकिन ज्यादातर ब्लू चिप कंपनी से मुराद है कि एस्टेब्लिश कंपनीज होती हैं, बहुत पहले से काम कर रही होती हैं। तो मतलब मेरे पीएसएक्स में मैं खास किसी कंपनी की एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि एंडोर्समेंट आ जाएगी, लेकिन ग्लोबल में आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप बोतल पीते हैं कोका कोला, और पूरी दुनिया में वो बोतल पी जाती है, तो वो एक कितने हजार मतलब डेकेड्स के साथ, हजार तो नहीं, काफी डेकेड्स के से
ये बिजनेस चल रहा है और चलता रहेगा, तो ये बहुत एस्टेब्लिश कंपनी है। आईटी की साइड पे आ जाएं, माइक्रोसॉफ्ट जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, या तो माइक्रोसॉफ्ट का बना होगा या एप्पल का होगा, ये एस्टेब्लिश कंपनी। इसी तरह जो पीएसएक्स में भी बहुत सी एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, आगे जाके हम डिफरेंट केस स्टडीज करेंगे तो उससे और अंदाजा हो जाएगा डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनी। तो एस्टेब्लिश कंपनीज में बेसिकली आप इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? आप कहेंगे कि यार मैं अपने किसी दोस्त का बिजनेस उसमें ना इन्वेस्ट कर लूं, उसकी अब ये कोर्स की स्टैट्स और डाटे और मैथ्स के बारे में है। तो उसकी वजह कि 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल, यानी कि पाकिस्तान में या ग्लोबली भी ये स्टैट है कि 90% जो नया बिजनेस शुरू होता है वो फेल हो जाता है। तो आप अपने किसी जानने वाले के बिजनेस में इन्वेस्ट करें या खुद भी बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें चांसेस ये है कि 10 में से 9 दफा नहीं चल पाएगा। तो ये तो है कि आपने सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अपनी मेहनत से जो पैसे कमाए हैं अपने बिजनेस से या जॉब से या जैसे, उनको ना सिर्फ सेव करना है, उनको आप चाहते हैं कि वो ग्रो भी करे, और वो ना सिर्फ ग्रो करे बल्कि उधर से आपको और मुनाफा भी आता जाए, जिसको कि अंग्रेजी में पैसिव इनकम कहते हैं। तो इस वजह से इनकरेज नहीं किया जाता। हाँ, अब दूसरा ये है कि इसलिए लोग पाकिस्तान में हिस्टोरिकली, अब तो टैक्सेस रियल एस्टेट पे ज्यादा लग गए हैं, रियल एस्टेट की मार्केट स्लो हो गई है, रियल एस्टेट में कर देते थे क्योंकि वो सेफ समझते थे। मगर अभी आपने जैसे कि देखा होगा कि रिसेंटली स्टॉक मार्केट 40,000 पॉइंट से 60,000 पॉइंट्स पे चली गई। ये आगे जाकर करेंगे, इसका मतलब क्या? 40,000 60,000 क्या चीज है, मगर बहुत तेजी से ग्रो कर गई, बहुत ज्यादा रिटर्न थे उसमें। तो इस वजह से भी एक इनकरेज किया जाता है स्टॉक मार्केट में कि जो छोटी कंपनीज हैं वो वैसे ही फेल होती हैं। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में जो है छोटी कंपनीज भी होती हैं। अच्छा, ये बार बार मुझे अलाउ रिकॉर्डिंग का आ रहा है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसमें आपको रिकॉर्डिंग रीजन बता के पीएसएक्स से मिल जाएगी, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं जिसकी वजह से ये मुझे सेशन रोकना पड़ जाता है। अच्छा, इसमें इन्वेस्ट करें जो कि पीएसएक्स ने, एसईसीपी ने, एसई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन चेक कर किया हुआ है, जिनको ऑडिट फर्म ने ऑडिट किया हुआ है, जो सही काम करें, बड़ी देर से सजेस्ट करें। आगे जाके कोर्स में देखेंगे कि अब कंपनीज कैसे आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, अब क्योंकि एक कंपनी की मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, क्योंकि वो पीएसएक्स पर लिस्टेड नहीं है तो मैं दे सकता हूँ। पाकिस्तान की चल एग्जांपल ले लेते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही ट्वीट आए थे इस कंपनी के कि जी बड़े इसने फंडिंग रेज कर ली, और हमारे सरकार के मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया था, लेकिन वो कंपनी फेल हो गई थी। मतलब ट्वीट और खबरें हैं कि इसने बड़ी फंडिंग रेज की है, तो आपको था तो स्टार्टअप ही, और ये एयरलिफ्ट कंपनी का नाम है, ये नहीं चल पाई थी, इवेंचुअली बैंकरप्ट हो गई थी। और उसकी वजह ये थी, ऑब्वियसली वो तो बिजनेस मॉडल है कि वो ग्रोथ मॉडल पे जा रहे थे ना कि प्रॉफिट मॉडल पे, तो वो नहीं चल पाई। तो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी जिनकी से बड़ी उम्मीद लगाई थी, वो शुरू में ही फेल हो जाती है। इस वजह से अगर किसी की अच्छी सेविंग है तो इनकरेज किया जाता है कि आप पीएसएक्स में इन्वेस्ट करें। जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा लिस्टिंग प्रोसेस को मैं अगली क्लासेस में और डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ये जरा क्योंकि टेक्निकल हो जाता है। आसान अल्फाज में ये है कि एक कंपनी की मालियत जो है एक्सपर्ट्स लगाते हैं कि वो उसकी क्या है, और उसको पीएसएक्स पे वो लिस्ट हो जाती है, और लिस्ट होने के बाद उसका अंदाजा लगाया जाता है कि उसके, लेट से एग्जांपल देने के लिए 1,000 शेयर, 1,000 पेपर्स प्रिंट हो जो है मार्केट में आ जाएंगे, और वो लोग खरीद लेंगे डिमांड सप्लाई से। और लेट से एक शेयर जो है वो 100 रुपए का है, तो आपने 100 रुपए का एक शेयर लिए, तो आप उसके 1.001% एग्जाम्पल लेट से मालिक हो गए। तो कल को वो कंपनी का ग्रो करती है तो एक शेयर 100 रुपए का जो है वो लेट से 110 का हो जाएगा, तो आपको 10 रुपए मुनाफा हो जाएगा। और इसी तरह आपको जो है अगर उसमें से डिविडेंड आ जाता है, बल्कि हम अगला पॉइंट ये कवर कर लेते हैं, कैपिटल गेन वर्सेस डिविडेंड। कैपिटल गेन ये होता है कि आपने एक कंपनी का शेयर लिया स्टॉक मार्केट पे, जो कि कोई भी कंपनी थी, 100 रुपए का शेयर लिया, और आपने उसको लेट से 2 महीने बाद बेच दिया। 2 महीने बाद जब आप बेचने गए तो वो शेयर 110 रुपए का था। तो
₹10 जो है वो आपको हुआ कैपिटल गेन, यानी कि आपने ₹100 की कंपनी खरीदी, 110 की बेची, तो 2 महीने बाद आपने ₹10 मुनाफा कमा लिया, आपके पास वापस 110 आ गए, लेकिन ये आपको जो है कह लें प्रॉफिट हो गया अपनी इन्वेस्टमेंट पे ₹10 का। इसको आप 1 लाख भी कर सकते हैं, 10 लाख भी कर सकते हैं। तो डिविडेंड ये होता है कि आपने एक कंपनी ₹100 की खरीदी और 3 महीने बाद जो है कंपनी ने जिसने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के अगर आप मालिक हैं तो कंपनी आपको प्रॉफिट में हिस्सा देगी। तो अब कंपनी ने अनाउंस किया कि वो आपको ₹1 जो है वो प्रॉफिट हुआ, ₹100 काम किया, 3 महीने बाद लेट से ₹1 कंपनी को प्रॉफिट हो गया, तो जिसको बोलेंगे आप डिविडेंड, वो हो गया ₹1 जो कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से आपको दिया। तो उससे ये होगा कि आपके पास शेयर, इस केस में आपने शेयर बेच दिया 110 का और आपको ₹10 मिल गए। इस केस में शेयर आपने नहीं बेचा, आपके पास शेयर एज इट इज ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए ₹1। वो कंपनी मुनाफे में से हिस्सा आपको दे देती हैं, वो फिर आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाया करेगा, कंपनी भी आपके पास रहेगी। इसका एक और एग्जांपल ये कि आपने रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपने कोई घर खरीदा हुआ और घर खरीद के किसी को दे दिया किराएदार को, तो वो किराएदार जो है आपको उसका मुनाफा जो है घर इस्तेमाल करने का दे देगा, आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे किराए की सूरत में और घर भी आपके नाम ही रहेगा। तो ये डिविडेंड है। पर्सनली जो है मुझे कैपिटल गेन वाली कंपनी ज्यादा पसंद है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, उसमें ज्यादा मुनाफे के चांसेस क्यों हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और आपने अगले हफ्ते में मैं आपको लिख दूंगा, आपने जो है इनको इंटरनेट पे जाके गूगल करना और इनके बारे में थोड़ा सा बस याद रख लें, ताकि आप कोर्स में साथ साथ आपने एग्जाम भी ऑब्वियसली क्लियर करना है तो आसानी रहेगी और एक कॉन्सेप्ट बेसिक आपको बताए जा रहे हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट में लोग 2 वजूहात की वजह से जाते हैं, या ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो ये कोर्स तो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग ही मैं कहूंगा, और ये ऑन एवरेज जब लोग ट्रेड करते हैं तो 90% जो है ना वो लूज करते हैं ट्रेडिंग में, जबकि इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। अच्छा, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क ये है, एक तो ये है कि ट्रेडिंग, कई लोग शरिया कंप्लायंट बीइंग अ मुस्लिम सवाल होता है, तो ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग में काफी स्कॉलर्स का है कि वो रिकमेंडेड नहीं है, हलाल नहीं है शायद, क्योंकि आपके नाम शेयर नहीं होता। ट्रेडिंग होता है कि आपने आज शेयर लिया सुबह और शाम को बेच दिया, यानी कि 9 बजे मार्केट खुली और आपने लेट से दोपहर के टाइम वो बेच दिया। अब ये इस केस में स्पेकुलेशन आ जाती है, और स्पेकुलेशन में ऑब्वियसली तुक्का है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपने अंदाजा लगा के मैंने सुबह ₹100 का शेयर लिया और जब वो अंदाजा लगा के वो 102 का हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा, लेकिन वो 98 का भी हो सकता है। अच्छा, ये है ट्रेडिंग। जबकि इन्वेस्टिंग में ये है कि आपने प्रॉपर इन्वेस्ट किया, यानी कि आपने लेट से नवंबर है में शेयर लिया एक, और 3 महीने बाद एनुअल रिपोर्ट आई उसकी, लेट से फरवरी में या मार्च में, और एनुअल रिपोर्ट होता है कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, और वही शेयर जो है वो ₹100 का शेयर हो गया तकरीबन 130 का। तो ये है इन्वेस्टिंग है कि आपने फिर 3-4 महीने बाद बेचा। जो शॉर्ट टर्म खरीदो फरोख्त है उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म है उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो इस वजह से रिकमेंडेड ये होता है कि इन्वेस्टिंग की तरफ जरा फोकस रखा जाए ताकि आप सेफ रहें। और ऑब्वियसली ट्रेडिंग में क्या स्किल इस्तेमाल होता है, जिसको बोलेंगे टेक्निकल एनालिसिस ये, और इन्वेस्टिंग में जो चीज इस्तेमाल होती है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में होता है। टेक्निकल एनालिसिस एक बेसिक मैथ्स है, मोमेंटम ऑफ शेयर्स है, जो कि एक वेरीफाइड साइंस नहीं है,
क्योंकि वो चेंज होती रहती है, क्योंकि तुक्का है उसमें, आप कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं देखते, उसमें देखते हैं कि बस हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। तो काफी लोग टेक्निकल एनालिसिस आप देखेंगे इंटरनेट पे पढ़ा रहे हैं। ये इसी तरह है कि कोई एमबीबीएस का डॉक्टर जो है वो होम्योपैथिक क्योंकि वेरीफाई नहीं की जा सकती कि चलती है नहीं चलती, यस एंड नो। तो टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी बढ़ा दो और कहो कि यार ये तरीकाकार है, वो मैथ्स के फॉर्मूलाज कुछ भी लगा दो कि शेयर की डिमांड सप्लाई इस तरह हो रही है। मैं बेसिक थोड़ा हल्का फुल्का किसी आने वाले लेक्चर में उसका बता दूंगा, मगर मेन जो चीज चलती है वो फंडामेंटल एनालिसिस ही है। और अगर आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल ग्लोबल बाहर फिर से हम चले जाएं, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी फर्म ग्लोबल कौन सी जिसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उसका जो मालिक है, जो कंपनी है, वो बर्कशायर हैथवे है। बर्कशायर हैथवे, इसका जो मालिक है वो दुनिया का, मैं हमें चौथा या तीसरा अमीर तरीन आदमी है, वॉरेन बफेट। और ये बेसिकली कंपनी जो है ये शेयर्स में ही, कंपनीज में ही इन्वेस्ट करती थी। अब ये कंपनी ने बहुत ज्यादा एप्पल का हिस्सा ओन करती है, तो इन्वेस्ट करते गए, और ये इन्वेस्ट करने की वजह से ये कंपनी का जो मालिक है वो दुनिया का तीसरा अमीर तरीन आदमी है, चौथा है। नंबर 1 2 पे चेंज होता रहता है। अमेज़न का जेफ बेजोस था, माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स था, ऑब्वियसली वो उनकी शादी के बाद वेल डिवाइड हुई सेपरेशन के, तो वो ऊपर नीचे होते गए। तो ये जो कंपनी है ये बड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस में थी, ये इन्वेस्टिंग के बिजनेस में थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो मतलब आसान अल्फाज में आप इन्वेस्ट जब करते हैं तो पैसे आपके डबल ट्रिपल ओवर द ईयर होते रहते हैं। तो ये एक उसका बहुत अच्छी एक केस स्टडी आप कहते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। बल्कि इसी से मुझे याद है, जो वॉरेन बुफे जो हैं, आप उनको गूगल करें, बड़े अमीर आदमी हैं, इनकी बड़ी फेवरेट किताब है, वो भी मैं इस कोर्स में लिख देता हूँ, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये इनके मेंटर थे, उन्होंने किताब लिखी थी। ऑब्वियसली काफी पुरानी किताब है तो उसमें कॉन्सेप्ट जरा ओल्ड स्कूल है, लेकिन बेसिक्स आपको अंदाजा हो जाएगा। जो लोग अंग्रेजी आसानी से पढ़ लेते हैं, वो भी कोई कोर्स का हिस्सा नहीं, मैं वैसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर किसी ने कोई किताब लेनी है तो जो है ये बुक है, इसको पढ़ लें, खरीदने की जरूरत नहीं है। आप स्पेशली अगर नहीं खरीदना चाहते थे, आप यूट्यूब पे जाएं, तो काफी इंडियन जो हैं यूट्यूबर्स, उन्होंने इस किताब की समरी भी दी है। जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते वो 10-15 मिनट की वीडियो देखें तो किताब की समरी से भी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अभी बेसिक कोर्स है तो आप कोर्स के बाद में भी जाके इसको जो है वो कर सकते हैं। तो हमने ये ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग कैपिटल गेन का हो गया। अब एक बेसिक चीज भी मैं थोड़ा सा बताता चलूं, ये तो साथ साथ है कि आप अभी तो बेसिक सीख रहे हैं बिजनेस के बारे में, तो स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे खुलता है बाय द वे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली जब कोर्स के बाद किसी को अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ सकती है। अब बहुत आसान कर दिया गया है स्टॉक पीएसएक्स की तरफ से। आपने 2 चीजें देनी होती हैं, सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी का ऑब्वियसली वो सोर्स ऑफ इनकम, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके जो डिपेंडेंट हैं, हस्बैंड जिनका डिपेंडेंट है, या फादर अगर आप जॉब नहीं कर रहे, या अगर आप यंग हैं तो अगेन सोर्स ऑफ इनकम कोई भी, या सैलरी या बिजनेस। और दूसरा जो है बैंक स्टेटमेंट। 2 चीजें चाहिए और आप बड़े आराम से अकाउंट खोल सकते हैं। ये आप लेके किसी ब्रोकरेज फर्म के पास चले जाए, ब्रोकरेज फर्म होती है कि आप स्टॉक मार्केट में आपका अकाउंट खोलने में वो हेल्प कर देंगी, तो आप उनके थ्रू, बहुत सी ब्रोकरेज फर्म पीएसएक्स की वेबसाइट पर बहुत सी फर्म्स की लिस्ट लगी हुई है, और आपने मशहूर 4-5 उनके नाम वैसे भी सुने होंगे। सारी एक ही काम करती हैं, लिस्टेड हैं, तो मतलब कि ये नहीं है कि सारी जो जो अप्रूव्ड फर्म्स हैं वो यही चीजें मांगती हैं। जो बड़ी हैं उनके अकाउंट्स ज्यादा होंगे और उनकी रिसर्च ज्यादा, उसमें जरा वो रिसर्च एरिया करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली काम एक ही है, एज अ मीडिएटर। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं दोबारा से स्टॉक उसी की तरफ आता हूँ। लेट मी चेक कि अगर कोई इशू तो नहीं चल रहा। सिलेक्ट करना जो है ये कोई इतना, क्वेश्चन सेशन होगा, थोड़ा सा एंड पे कर लेंगे। ये कोई इतना नहीं है कि आप सही ब्रोकरेज सेलेक्ट कर लें तो आपके बहुत ज्यादा पैसे बन जाएंगे। एज ए सेट सारी वही काम करती हैं, आपका सिर्फ की रेपुटेशन देखने कितने अरसे से वो काम कर रही हैं,
और जो है उनकी बेसिक यही है कितने अरसे से काम कर रही हैं, और 3-4 बड़ी बड़ी हैं, उनके नाम आपने सुने होंगे, उनके जो मालिकान अक्सर टीवी पे भी आ जाते हैं। तो ये नहीं है कि आप बड़ी फर्म सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके ज्यादा पैसे बन जाएंगे, वो एक बस तरीका है कि आपके बिहाफ पे वो पीएसएक्स पे इन्वेस्ट कर देंगे। बेसिकली आपको एक ब्रोकर असाइन कर देंगे, फोन आप करेंगे तो वो आपके बिहाफ पे खरीद लेंगे। आपको रिकमेंड जो ब्रोकर करेगा उसकी कोशिश होगी कि आप इन्वेस्टिंग ना करें, ट्रेडिंग करें, क्योंकि ट्रेडिंग करेंगे आप खरीदेंगे बेचेंगे बाय एंड सेल बार बार करेंगे तो उस पर कमीशन से वो पैसे कमाते हैं। इन्वेस्टिंग में ब्रोकरेज फर्म को ज्यादा नहीं फायदा होता, क्योंकि आपने एक दफा खरीद लिया लेके आप बैठ गए, उनकी तो वो पैसे कमाएंगे जब आप बार बार बाय एंड सेल ट्रेडिंग करेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ट्रेडिंग को अवॉइड करें और इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं। इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप सीडीसी से डायरेक्ट भी अकाउंट खोल सकते हैं, रिकमेंडेड ये कि किसी ब्रोकरेज फर्म से अकाउंट खोल लें और इन्वेस्ट करें। अच्छा, एक वैसे मतलब एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं फिर से कि स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स हैं ग्लोबली वो सबसे ज्यादा हैं, तकरीबन कम से कम 20 से 30% हो जाते हैं सालाना। रियल एस्टेट में अप्रोक्सीमेटली ग्लोबल स्टैट्स अगर देखे जाए तो 15 से 25% होते हैं। और रियल एस्टेट का आपको पता है कि आपने प्लॉट लेना तो 50 लाख का लेंगे, स्टॉक मार्केट में तो आप 5,000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सूद से पैसे कमाना चाहते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो 5% कई मुल्कों में होता है, लेकिन पाकिस्तान में आईएमएफ की शायद वजह से आजकल काफी ऊपर गया है 22%, लेकिन वो सूद का भी मामला है, लेकिन उसके बाद ये आ जाता है। फिर गोल्ड आ जाएगा, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑयल खरीद सकते हैं, कमोडिटीज जिसको बोलते हैं, WTI वो एक है। तो स्टॉक मार्केट में ये तो ग्लोबल स्टैट्स हैं। पाकिस्तान के रिटर्न तो कभी कभी फॉर एग्जांपल पिछले महीने कई कंपनी 70% भी ऊपर गई हैं दो महीनों में। तो अगर आप सही इन्वेस्ट कर लें तो बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं। तो गेट रिच क्विक स्कीम भी कह सकते हैं स्टॉक मार्केट को। दूसरा ये है कि एक सही तरह से आप करें तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट में भी रहते हैं, और मकसद ये है कि आपको कुछ आप नहीं भी इन्वेस्ट करते, इस कोर्स का मकसद ये भी आपको बिजनेसेस का पता चल जाता है। अच्छा, एक आखिरी चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चीज पता होनी चाहिए। अभी मैंने क्लास के शुरू में कहा था कि CFA डिग्री है, CFA लेवल 3 या PhD फाइनेंस, और जो ज्यादा स्टॉक मार्केट ब्रोकरेज फर्म्स में हेड ऑफ रिसर्च होते हैं और फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लोग होते हैं, या इन्हीं स्टॉक मार्केट में आपने कंपनी को अपना लिस्ट करवाना है, उसकी वैल्यूएशन भी ज्यादा फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लोग करते हैं। तो एक चीज तो ये है कि फाइनेंस और अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि इस कोर्स में भी काफी हद तक दी जाएगी, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू नीड। फाइनेंशियल अकाउंट इसका छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि मैंने शुरू में अगर ये होता तो सारे CFAs या फाइनेंस के PhDs बिलियनियर होते, तो सिर्फ ये एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जिन लोगों को जिन चीजों का आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमी का अच्छा पता होना चाहिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सेशन 5 में हम इसको काफी डिटेल में भी कवर कर लेंगे। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से इनका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो ये .3 जो है वो नॉर्मली जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स या अकाउंटेंट्स हैं वो .3 में इतने एक्सपर्ट्स नहीं होते। फिर साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। वो इसलिए कि आपने स्टॉक मार्केट क्या है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स या कंपनीज, तो कौन क्या खरीदने वाला है, ये साइकोलॉजी है कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर मीडिया का काफी रोल है इसमें कि एक खबर आती है और उससे एक शेयर ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो फाइनेंस एंड अकाउंट इज नॉट द ओनली फैक्टर। साइकोलॉजी का थोड़ा सा मैं ऐसे बता दूं कि मतलब ये कोर्स का हिस्सा नहीं है कि एक ही शेयर की डिमांड है और ये सप्लाई है, तो अगर शेयर की डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमिक्स का भी इसमें रोल है, तो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो ये लोग क्या खरीदेंगे, ये किस इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव, कैसे उसको देखेंगे, तो क्या रिएक्शन आएगा, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो अक्सर होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में जो बाकी फाइनेंस के लोग अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते, वो ये बाकी चीजें शायद उनको इतना नहीं कंसिडर करते, इग्नोर कर देते हैं।
तो ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसका स्टॉक में, जो परफॉर्मेंस है किसी भी कंपनी की उसको देखने के लिए। आप सवालात जो हैं वो टाइप कर दें चैट में, और मैं साथ साथ उनके आंसर्स देता जाऊंगा। अच्छा, ये किसी ने लिखा है प्रेजेंटेशन स्लाइड विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए, प्रेजेंटेशन ये जो मैंने लिखा है इसी को मैं प्रेजेंटेशन में डाल दूं तो आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आई थिंक ये जो आईवी लीग्स हैं अमेरिका में भी, वो भी अब वहाँ के बोर्ड में लिख के पढ़ाई जाती हैं, प्रेजेंटेशन से नहीं पढ़ाती। तो ये हमारी मीटिंग में चीज तो अच्छी लगती है, मगर वो मैंने उधर से लिख के प्रेजेंटेशन बना के अगर पढ़ना ही शुरू कर देना है तो लिख के, जब मैं टाइप करके या हाथ से लिख के जैसे कि मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ तो उससे दूसरे को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली इस कोर्स में मिलेगा, मगर एंड पे एक टेस्ट भी लिया जाएगा। स्टूडेंट्स भी अकाउंट खोल सकते हैं अपने वालिद का, वो सोर्स मिनिमम दिखा के खोल सकते हैं। रिकॉर्डेड लेसन आपको मिल सकता है पीएसएक्स को ईमेल करके, अगर आप रीजन सही बताएंगे। कंपनी के लिस्ट करने का क्राइटेरिया बहुत अच्छा सवाल है ये फराह खुर्शीद की तरफ से, और वायदा इस ग्रुप में अटेंडेंस भी है। कंपनी को लिस्ट करने का क्राइटेरिया ये है कि कंपनी की जो एक प्रॉफिट है वो एक हद से ऊपर होनी चाहिए, इतने सालों से बिजनेस में हो, यानी कि 3 साल से ज्यादा बिजनेस में हो और उसका रेवेन्यू जो है वो इतने करोड़ से ज्यादा ऊपर हो, ये उसका क्राइटेरिया होता है। अब बाय द वे अगर आप नई कंपनी भी है तो जीईएम बोर्ड भी बनाया है पीएसएक्स ने, लेकिन पीएसएक्स के मेन बोर्ड बनाने के लिए 3 सालों से वो बिजनेस में हो रहा है, 5 से 10 करोड़ उसका रेवेन्यू पर ईयर होना चाहिए। अब वो चेंज उसका जो है एक अमाउंट है, उससे ज्यादा आपका रेवेन्यू है तब आप लिस्ट कर सकते हैं। पीएसएक्स में ऑब्वियसली कंपाउंडिंग है कि आप इन्वेस्ट किए रखें और आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। ये स्लाइड्स का लोग कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक नोट्स में ही आपको फायदा रहेगा कि आपको मुझे कन्वे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आसान रहेगा। जी, आप डायरेक्टली भी पीएसएक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं सीडीसी अकाउंट के लिए खोल के, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि ब्रोकर के थ्रू करें। वो थोड़ा सा कमीशन लेगा, लेकिन आप उससे थोड़े से सेफ हो जाएंगे। लेट से आपने एक शेयर खरीदना है तो आप बजाय इसके कंप्यूटर पर ऑनलाइन जो है ब्रोकर को कॉल करके भी खरीद सकते हैं, आप बेच सकते हैं, और आप इधर सेफ्टी ज्यादा हो जाएगी। कमीशन बहुत मामूली सा होता है। सीडीसी से आई थिंक अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं सीडीसी से कर सकते हैं, लेकिन ब्रोकरेज फर्म से, क्योंकि आप 100 रुपए के 110 कमाने आए हुए हैं, जो 1 रुपया या आधा पैसा 50 पैसे भी आप कमीशन दे देते हैं, आप तो बहुत ज्यादा पैसे कमाने का उसमें है। जो कमीशन है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, उससे आप सेफ हो जाते हैं, गलती का चांस कम रहता है। ये स्विंग ट्रेडिंग होता है कि सुबह लिया, एक 3 दिनों बाद बेच दिया, अंदाजा लगाया कि शेयर ऊपर या नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे आई हुई है कि प्राइस तो वापस ऊपर जाएगी, तो इसको स्विंग ट्रेडिंग में यूज होती है, टेक्निकल एनालिसिस में। स्टॉक मार्केट में खोलने के लिए आपको सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई वाली बात मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट फैक्टर शुड बी चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, ये अगले सेशन 3 में बात की जाएगी। साइकोलॉजी वाला पॉइंट डिमांड सप्लाई का वो मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूँ। और डिमांड सप्लाई वैसे कोर्स का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक एक्स्ट्रा बात है, साइकोलॉजी से लिंक कर देता हूँ। लेट्स से कि ये शेयर की प्राइस है और डिमांड, और ये सप्लाई है, मतलब मार्केट में कितने शेयर्स हैं। तो अगर एक अच्छी खबर आई खबरों किसी कंपनी के बारे में अखबार में, तो काफी ज्यादा लोग उस शेयर के बारे में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड जब बढ़ जाती है तो शेयर की जो प्राइस है वो भी बढ़ जाती है। कौन से फैक्टर्स करने चाहिए वो हम आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, आप कुछ रेशियोज हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको कंपनी का
अंदाजा हो जाएगा। ये जो कैंडल स्टिक्स लिखा है ये टेक्निकल एनालिसिस का तरीका है और इसमें आप 90% चांस होता है पैसे लूज करने का। रेवेन्यू ओनली रेवेन्यू मैटर, जो कंपनी शुड बी प्रॉफिट नहीं, कंपनी रेवेन्यू से नहीं है, बहुत सी कंपनीज प्रॉफिटेबल होती हैं मगर उनकी कैश फ्लो नेगेटिव होती है, आगे हमारे कोर्स में देखेंगे। कोर्स 6 हफ्तों का है और हर हफ्ते एक क्लास होगी। जी पीएसएक्स की एनुअल रिपोर्ट हर कंपनी की आती है जिससे हम कंपनी का अंदाजा लगाते हैं। पंप एंड डंप के बारे में भी करेंगे। गोल्ड पीएसएक्स में, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो पीएसएक्स इज नॉट द प्लेटफॉर्म। और गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है लेकिन रिटर्न भी उसके कम है, तो वो पीएसएक्स तरीका है कि कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। ब्रोकरेज फर्म क्या है, ये बड़ा बेसिक सा सवाल है। ब्रोकरेज फर्म है, अगर आपने पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप किसी ब्रोकरेज फर्म के पास जाते हैं कि वो आपका अकाउंट भी खोल देंगे और आपको हेल्प भी कर देंगे बेसिक चीजों में। ये एक शरियत सवाल है फारूक साहब का कि इज इन्वेस्टिंग इन पीएसएक्स हलाल और हराम। तो पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। जब आप आईपीओ होता है और उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिजनेस के हिस्सेदार बन रहे हैं, और इस्लाम में है कि तिजारत में 7-8 गुना बरकत है, तो आप एक हिस्सेदार बन रहे हैं बिजनेस में। हराम तब होगा पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना जब आप नॉन शरिया कंप्लायंट कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि बैंक्स में जो कि सूद का काम करते हैं, या वो कंपनियां जो सिगरेट बनाती हैं या शराब बनाती हैं वो भी हैं पीएसएक्स में। एक तो ये हो गया वो कंपनी जिनका नेचर ऑफ बिजनेस हलाल नहीं है। नंबर 2 वो कंपनी जो कि बहुत ज्यादा बैंक से कर्जा लिया हुआ है, वो रिकमेंडेड नहीं होती अगर आप शरीक कंप्लायंस में जाएंगे कि 33% से ज्यादा अगर कर्जा ले लेती हैं। एक निजाम बैंक ने बनाया हुआ है। तीसरा ये है कि रिकमेंडेड नहीं है कि आप डे ट्रेडिंग करें, यानी कि वो तो सट्टा हो गया, सुबह कंपनी खरीदी अगले दिन बेच दी, तो क्योंकि उस पर तो कुछ तुक्का है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो हलाल ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, और वो कंपनी जो कि एक हलाल काम कर रही है इसमें इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल इसमें हलाल है। अच्छा, हाउ टू रिकॉग्नाइज गुड एंड ट्रस्टेड ब्रोकर। वो ब्रोकर बड़े सालों से बिजनेस में हो, उसके अकाउंट जो हैं उसका देख लें, उसका ओनर जो है उसकी रेपुटेशन देख लें, गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं कोई खास एक ब्रोकर एंडोर्स नहीं कर सकता क्योंकि पीएसएक्स के प्लेटफॉर्म पर हूँ, और वो उसकी रिसर्च कैसी है ये देख लें। मतलब कई ब्रोकर्स ऑब्वियसली जो एस्टेब्लिश्ड हैं उनका भागने का चांस बहुत कम है। इसी तरह कि आप जब किसी अपने पैसे किसी बैंक में रखते हैं तो ऑब्वियसली उसका वही रिस्क एक होता है कि बैंक तो नहीं भाग जाएगा, बंद तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप एक उसकी रेपुटेशन गूगल कर सकते हैं और उसको मतलब ब्रोकर को फायदा है कि उसकी सर्विस कैसी, कस्टमर सर्विस, उसकी रिसर्च कैसी, तो आप उसका ओनर देख लें, उसके देख लें उसकी मार्केट साइज क्या है, रिसर्च कैसी है। मगर मेरा अपना अंदाजा ये है कि ज्यादातर ब्रोकर्स जो है ना वो बड़े वाले भी, वो उनकी कोशिश यही होती है कि आप ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टिंग ना करें। अगर इन्वेस्टिंग करेंगे भी आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप ट्रेडिंग ही करें, मगर आप ने अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो ब्रोकर डजंट रियली मैटर, क्योंकि आपने बस शेयर लेके रख लिया और कुछ अर्से बाद बेच दिया। हाउ वी पार्टिसिपेट इन आईपीओ ऑफ कंपनी बिफोर लिस्टिंग। अच्छा सवाल है। आईपीओ है जी, आपने कंपनी मार्केट में आई है तो आप डायरेक्ट अकाउंट सीडीसी का बना के जो है कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस पे कोई आपका एक सेशन आईपीओ के डायरेक्ट अकाउंट पे कैसे इन्वेस्ट करना है वो देख लिया जाए। तो आईपीओ में ये है कि ब्रोकर जो है वो आपको ऑलरेडी जो लिस्टेड बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करेगा। आईपीओ का ये एडवांटेज है कि आप पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाके खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रोकर से अकाउंट तो वो बिजनेस पे होगा जो ऑलरेडी पीएसएक्स पे, जब पहली दफा कोई कंपनी पीएसएक्स पे आती है आईपीओ पे हो जाती है, तो एक सेशन रख सकते हैं जिसपे कि आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके कंपनी का आईपीओ यानी कि शुरू में ही उसको खरीदें। जी पीएसएक्स पे गोल्ड या ऑयल ट्रेड नहीं होते, लेकिन हाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ऑयल की डिफरेंट कंपनीज हैं वो ट्रेड बिल्कुल होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस एक है। आपने जल्दी शेयर की खरीदो फरोख्त करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस है,
और अगर इन्वेस्टिंग करनी है, लेके रखना है और थोड़े अरसे बाद बेचना है, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, तो फंडामेंटल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली मोमेंटम देखता है शेयर का, वो उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं देखता। एक किसी एक लेक्चर में थोड़ा सा उसका सेशन में कर दूंगा। जरूरी नहीं है आप सीटीसी डायरेक्टली अकाउंट खोलें, आप ब्रोकर के साथ खोलें तो आप तब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश होने से क्या मतलब है? मार्केट बिल्कुल नीचे गिर गई है तो उसको क्रैश बोलते हैं। अच्छा, अब मैं ये क्योंकि काफी वो, अब थोड़ा सा मैं आपको एक जो वीक आपने ड्यूरिंग द वीक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपने थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, दोबारा से पढ़ लीजिएगा। इन्वेस्टोपीडिया है, गूगल कर सकते हैं। तो स्टॉक्स तो आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन आईपीओ इनिशियल पब्लिक बस ये करेंगे तो आपको यूट्यूब या गूगल पे आप इसको इसके डेफिनेशन देख सकेंगे। और इसके अलावा आपने जो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं वो है कैपिटल गेन, इन्वेस्टोपीडिया से देख सकते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। डिविडेंड देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। ट्रेडिंग, बल्कि ट्रेडिंग का अगर पढ़ना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मेनली ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग करने लगा था। आप इन्वेस्टिंग देख सकते हो वर्सेस ट्रेडिंग, ये आप इसको चीज को थोड़ा सा इसमें मजीद आपने अगर डिफरेंस समझना है तो आप कर लेंगे। ये बस कॉन्सेप्ट अगर आपने ड्यूरिंग द वीक इनको आपने थोड़ा सा करना है। और अगर कोई चेंज हो रही हुई किसी वजह से क्लास की टाइमिंग या कोई और इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी हुई तो मैं अपने ऐसा करूंगा कि आप मेरा ट्विटर पे मुझे वैसे कर लें फॉलो, उधर मैं पोस्ट कर दूंगा ताकि ऑटोमेटिकली सबको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। @hisan3 हिसान जो है ये मेरा ट्विटर हैंडल में वैसे बनाया हुआ, मैं इसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करता, मगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि जो आपको कोर्स में हेल्प करेगा तो आप बेशक इसको, मैं उस पर ड्यू टू व्हाटएवर रीजन क्लास की टाइमिंग चेंज हो रही हुई जिसकी अनलाइकली चांसेस है पीएसएक्स आपको ईमेल कर देगा, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज हुई जो कि मुझे लगा बहुत जरूरी है शेयर करना, सबको पहुंच जाए। तो ये मेरा ट्विटर या जिसको एक्स बोलते हैं उस पर आप जो है देख लीजिएगा। HISSAN3 हिसान, मेरी आपको शक्ल भी नजर आ जाएगी, हिसान रहमान नाम है लिखा हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि वो मेरा ही अकाउंट है। तो इस पे आप, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप जो है वो ड्यूरिंग द वीक गूगल करके देख सकते हैं। और थोड़े से क्वेश्चन और ले लेते हैं। It is said that PSX is a monopoly created by big players in the market. What are your opinion? ये पहले होता था कि बहुत थोड़े से प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट कर देते थे। अब ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा जो है लोग इन्वेस्टेड हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़ी कंपनी जिसको बोलते हैं, और आम लोगों में भी बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है। जब बहुत थोड़े हुआ करते थे तब ऐसा होता था। इस पे एक फिल्म भी है, वो आप एज अ होमवर्क देख सकते हैं। 1990 स्कैम 92 हर्ष मेहता की स्टोरी है, वो मैं कोर्स में बल्कि पढ़ा भी दूंगा। तो स्कैम 92 एक इस पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। आई डोंट नो वो कहाँ पे, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। हर्ष मेहता एक इंडिया के इन्वेस्टर थे 90s में और बाद में उनको जेल हो गई थी। तो वो इट्स अ स्कैम अबाउट पीएसएक्स के थोड़े से प्लेयर किस तरह मार्केट को मैनिपुलेट करते थे। अच्छा, अभी क्या अभी देयर इज नो इकोनॉमिक रीजन बट स्टॉक मार्केट ग्रोइंग एक्सेप्शनली। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है एक्चुअली, स्टॉक मार्केट इसलिए ग्रो कर रही है, आईएमएफ की डील हो गई। पहले लोगों को डर था कि आईएमएफ की डील नहीं होगी, तो इसलिए इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की वजह से स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है, पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी की वजह से भी। मैं ब्रोकरेज फर्म के नाम नहीं बता सकता, सजेस्ट कर सकता, बिकॉज मैं पीएसएक्स के प्लेटफॉर्म पे हूं, तो किसी एक फर्म को मैं अगर एंडोर्स करता हूं तो वो एक ऑब्वियसली फेवर दे देना है।
इतनी हंड्रेड्स ऑफ फर्म है, किसी एक का नाम नहीं ले सकता, पता कर लूंगा 4-5 फिगर ले सकता हूँ कि बड़ी बड़ी आप देख लें कौन सी हैं। और ये बड़ा अच्छा सवाल है वजाहत अली कादरी साहब ने पूछा है, हाउ अबाउट इस्लामिक बैंकिंग, इन्वेस्टिंग इन इस्लामिक बैंक्स इज हलाल और हराम। अच्छा, अब ये इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आप गूगल कर सकते हैं, द केस फॉर इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान। मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे शायद शेयर भी किया हुआ है, वो मैंने इसी बारे में लिखा था, अरब न्यूज की तरफ से मैंने आर्टिकल लिखा था। ये ग्रे एरिया, मैं इसलिए इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बैंक अपना नाम एक इस्लामिक करके अगर कहे जी मैं इस्लामिक पॉइंट से काम करूंगा, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको फिक्स सूद नहीं मिलना चाहिए, आप प्रॉफिट या नफा या नुकसान में हिस्सेदार हो। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में होते हो, कंपनी ऊपर जाती है तो नीचे भी आ सकती है, तो आप हिस्सेदार होते हैं नफा नुकसान में। ये है इस्लामिक इन्वेस्टमेंट या इस्लामिक फाइनेंस। इस्लामिक बैंकिंग में आपको नुकसान तो होता नहीं, आपको नफा ही होता है, पता होता है कितने % होने वाला है, तो इसलिए इस पर मैं कोई हतमी बात नहीं कर सकता। तो मेरी है कि आप पर्सनली अगर मैं शेयरिंग कंप्लाइंट की तरफ जाऊंगा तो मैं बैंक्स को अवॉइड करूंगा, बल्कि बैंक्स में तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अकाउंट खोलना डिफरेंट है, वो मजबूरी है अकाउंट खोलना, लेकिन सूद से पैसे कमाना एक डिफरेंट स्टोरी है। ब्रोकरेज फर्म का शेयर बहुत ही मान्यूट सा होता है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होना, वो पॉइंट्स में होता है, और बल्कि उससे आप सेफ हो जाते हैं ब्रोकरेज फर्म से करके। 1 घंटे की क्लास होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि एंड पे दे दूं। व्हाट इज काइबोर, इस पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। काइबोर होता है इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि आसान अल्फाज में अगर इंटरेस्ट जो है वो ऊपर जाएगा, जैसे कि आजकल 22 से 25% के दरमियान है, इंटरेस्ट का मतलब है कि आप बैंक में पैसे रखें आपको 22% मुनाफा मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाता है तो आजकल 22-25% है, तो स्टॉक मार्केट जो है ना वो नीचे आती है, एंड वाइस वर्सा। इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आएगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। ये मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आएगा तो लोग कहेंगे यार बैंक में पैसे रखना छोड़ दो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। जब ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली शेयर्स की डिमांड बढ़ती है, डिमांड जब बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, इसकी वजह से TSX ऊपर जाना शुरू हो जाती है। कैन आई ओपन माय ओन फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी? वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एक बिगिनर स्टूडेंट ने पूछा है कि ये अब बड़ी सोच का है। ऑब्वियसली आप फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी बिल्कुल खोल सकते हैं जो कि फाइनेंशियल एडवाइस दे सकती है, जिसको आप कंसल्टेंसी फर्म रजिस्टर करा सकते हैं, वो फाइनेंशियल एडवाइस देने की कंसल्टेंसी फी चार्ज करेगी। हाँ, अगर आपने अपनी ब्रोकरेज फर्म खोलनी है तो आपके पास पता नहीं तो इतना करोड़ रुपए होने चाहिए जिसकी वजह से आपको वो एक खास स्टेटस मिलेगा। और एसेट फर्म, जिसको एसेट मैनेजमेंट फर्म भी कर सकते हैं, मगर बिल्कुल पाकिस्तान में एक्चुअली एसेट मैनेजमेंट फर्म बहुत कम है। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप एसेट मैनेजमेंट फर्म खोल सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट को मैं आसान करके बता दूं कि लोगों के पास सेविंग पड़ी हुई, उनको समझ नहीं आ रही सेविंग का करना क्या। तो बाहर ये होता है अमेरिका में और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में कि लोग अपना पैसा सूद में नहीं रखना चाहते, लेट से बैंक्स में नहीं रखना चाहते, वो चाहते हैं हमें रिटर्न ज्यादा मिल जाए। तो हिस्टोरिकली पाकिस्तान में लोग रियल एस्टेट में पैसे पार्क कर देते थे अगर बैंक्स में नहीं करते थे। एसेट मैनेजमेंट फर्म ये करती है कि आप पैसा उनके पास रखवा देते हैं और वो डिसाइड खुद ही करती है कि यार हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमने पाकिस्तान की फलानी फलानी कंपनीज खरीदने नहीं है, उधर इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो वो इसको बोलती हैं एसेट मैनेजमेंट फर्म्स। और ये पाकिस्तान में मुझे लगता है अगर वैसी नहीं है फर्म्स कि आप उनको अपने पैसे उधर रखवाएं और वो उसको करें। बाहर बहुत ज्यादा एसेट मैनेजमेंट फर्म्स बड़े बड़े नाम से हैं, तो ये ऑब्वियसली इसकी एक अपॉर्चुनिटी है, किया जा सकता है। तो कैन ओपन ऑन फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी? यस यू कैन। इसको अगर आपने ज्यादा पैसे नहीं करनी तो आप एक कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हैं। Is there any way to open account directly from a mobile phone? अब तो वो रोशन डिजिटल अकाउंट की वजह से आप डिजिटली भी खोल सकते हैं तो मोबाइल ऐप्स भी, लेकिन बेहतर है किसी ब्रोकरेज फर्म से खोलने में आपको ऐप बना देंगे तो आप ऑब्वियसली ऐप के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। Is there any regulator that regulates these brokers? जी बिल्कुल, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है रेगुलेटरी बॉडी है, तो ऊपर कुछ 2 नंबरी हो रही हो तो उस पर वो वॉच रखते हैं, उस पर नजर रखते हैं कि बिला वजह शेयर ऊपर या नीचे जा रहा हो उस पर नजर रखते हैं, तो ऑब्वियसली वो रेगुलेट बॉडी होती है। व्हाट इज अ शरिया कंप्लायंट स्टॉक? शेयर करेक्टरी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। शरिया कंप्लायंट स्टॉक है शरिया कंप्लायंट कंपनी जो कि हलाल काम कर रही है,
बैंक शरिया कंप्लायंट नहीं है, टोबैको शरिया कंप्लायंट नहीं है, और अल्कोहल वाली कंपनी शरिया कंप्लायंट नहीं है। और वो कंपनीज जो कि बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, जिन्होंने 33% से ज्यादा का, वो भी अवॉइड करनी चाहिए आइडली। तो वो कंपनी जो लोन ना ले बैंक से सूद पे, मगर शरिया कंप्लायंट जो है, जो सूद का काम कर रही है कंपनीज, वो नहीं होंगी, और टोबैको और अल्कोहल वाले नहीं होंगे। गोल्ड पे 5 से 7% रिटर्न आता है एनुअली, स्टॉक मार्केट पे आता है 25 से 30%, उससे भी ज्यादा। हाउ कैन वी नो दैट अ कंपनी इज कमिंग इनटू आईपीओ? बड़ा अच्छा सवाल है। पीएसएक्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा किन किन कंपनीज का आईपीओ होने वाला है। जी, आप बिल्कुल ब्रोकर चेंज भी कर सकते हैं। कई लोग तो 2-3 ब्रोकर से अकाउंट खुलवा लेते हैं, क्योंकि उनको होता है कि हमें ज्यादा रिसर्च मिल जाती है। एक ब्रोकर एक रिसर्च देता है, दूसरा ब्रोकर दूसरी रिसर्च दे देता है। ऑब्वियसली उस रिसर्च को आंखें बंद करके बिलीव ना करें। वो रिसर्च का मकसद होता है आप एक शेयर खरीदें या बेचें, तो कभी कभी बंदा मिसलीड भी हो सकता है। हाउ द स्टॉक इंडेक्स वर्क्स आगे वाली क्लास में थोड़ा कर लेंगे। लेट्स से स्टॉक मार्केट पे 100 कंपनी है, 100 कंपनी ऊपर जाती है, एक कंपनी 2 पॉइंट ऊपर गई, 1 पॉइंट 10 कंपनी ऊपर गई, तो आप देखते हैं कि पीएससी 100 इंडेक्स जो है वो 500 पॉइंट ऊपर चली गई। तो इस तरह इंडेक्स काम करती है। वो मजमूआ होता है सारी कंपनीज का। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस पे एक मैं सेशन रख लूंगा, जिसपे कि मैं आपको इसमें डिफरेंशिएट करके बता दूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या चीजें यूज होती हैं। हमारे सेशन नंबर 3 वैसी फंडामेंटल एनालिसिस में, उसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस का भी थोड़ा सा डाल दूंगा। जी, अटेंडेंस ऑब्वियसली है। जी, आईपीओ जो है फंड रेजिंग का एक तरीका है, हिस्सेदारी दे के। If a broker defaults, then broker default, इसलिए एस्टैब्लिश ब्रोकर खोलें तो वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसी तरह है कि आपने अपने पैसे बैंक में रखे हैं, वो बैंक ही बंद हो जाएगा, तो ये वाली बात है। हाउ पीएससी डिफरेंट फ्रॉम पीएमएसएक्स नहीं, पीएमईएक्स। पीएमईएक्स अगर आपने बाहर इन्वेस्ट करना है अमेरिका की कंपनीज में, तो पीएमईएक्स अकाउंट है, तो उस पर टैक्सेशन बहुत ज्यादा, रिटर्न्स भी कम है। पीएसएक्स है पाकिस्तानी कंपनीज के बारे में। हाउ टू नो विच कंपनी शेयर्स आर हराम? वो पीएसएक्स की वेबसाइट पे ना दिया हुआ है, जो शरिया कंप्लायंट शेयर्स हैं, वो इस्लामिक कंपनीज आपको वेबसाइट से वो मिल जाएगा। पीएसएक्स की वेबसाइट पे उन्होंने दिया हुआ है कि ये कंपनी शरिया कंप्लायंट है। पासिंग मार्क्स बेसिक्स है कि एमसीक्यू होगा और अटेंडेंस पे बेस्ड होगा। जिन कंपनी में कैपिटल गेन होता है क्या? जी, ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कैपिटल गेन भी होता है और डिविडेंड भी देती हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा है। चलिए अब हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। जी, मैं क्लास को कंक्लूड करता हूं और थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। थोड़ा सा ओवरव्यू कि आज हमने क्लास में क्या सीखा। शुरू में हमने देखा कि कंपनी में जो स्टॉक्स है वो कंपनी में हिस्सेदारी का एक तरीका लिस्ट हो जाती है। आईपीओ बेसिकली आप पैसा आवाम से लेते हैं और आवाम को हिस्सेदार बना लेते हैं, और उसका फायदा आवाम को भी होता है, आपको पैसे मिल जाते हैं और आवाम को कंपनी की मालियत मिल जाती है। बाद में वो कंपनी को बेच सकते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन मिल जाएगा, या कंपनी में से मुनाफा ले सकते हैं, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। लिस्टिंग प्रोसेस ये है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है कंपनी की मालियत लगाते हैं और फिर वो पीएसएक्स पे लिस्ट हो जाती है एससीपी की और ऑडिटर्स की मदद से। ब्लू चिप कंपनीज का थोड़ा सा देखा था, वो कंपनी जो एस्टेब्लिश्ड होती हैं। फिर हमने जैसे कि पहले जिक्र किया कैपिटल गेन और डिविडेंड। कैपिटल गेन होता है आपने 100 रुपए की कंपनी खरीदी और 110 की बेच दी। डिविडेंड होता है कि आपने 100 रुपए की कंपनी खरीदी, वो 100 रुपए की रही और कंपनी ने मुनाफा 1 रुपया आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग होता है कि सुबह शेयर लिया शाम को बेच दी। इन्वेस्टिंग होता है कि लंबे अरसे के लिए शेयर लेके रखा। ट्रेडिंग में 90% लोग पैसे लूज कर देते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग जो है वो उसमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती है कि वो परफॉर्म कैसा कर रही है। ट्रेडिंग होता है कि हवा का रुख किस तरफ है, तो इसलिए उसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर हमने देखा कि दुनिया का तीसरा बड़ा आदमी जो है वो भी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है, जिसका नाम वॉरेन बफे, और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसकी एक फेवरेट किताब है।
तो इसलिए स्टॉक में फायदा ये कि आप इन्वेस्ट किए रखें काफी सालों के लिए, तो काफी ज्यादा पैसे बनने के चांस होते हैं। अकाउंट खोलने का तरीका फिर हमने देखा कि सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। स्टॉक मार्केट में रिटर्न बाकी इन्वेस्टमेंट्स की जैसे कि स्टेटमेंट वन ऑफ द हाईएस्ट है। फिर हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं, बाकी फैक्टर्स भी देखे जाते हैं जिनका रोल होता है। हम इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक जो क्लास नंबर 5 में होगा, पॉलिटिकल फैक्टर, इलेक्शन होने वाले हैं नहीं होने वाले, हुकूमत जाने वाली है, साइकोलॉजी, लोग क्या सोच रहे हैं, मीडिया का रोल, मीडिया की कुछ आपको मैं प्लेटफॉर्म बता दूंगा जिससे आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी। ये आपका होमवर्क है, आपने गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा व्हाट आर स्टॉक्स। इन्वेस्टोपीडिया एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, उधर से आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। आपको वीडियोस भी वो उन्होंने बनाएंगे। स्टॉक्स तो गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें, इन्वेस्टोपीडिया पे जाके कर लें। स्टॉक्स, आईपीओ, कैपिटल गेन, डिविडेंड, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। बस आज के लिए इतना था। @hisan3 हिसान मेरा ट्विटर या एक्स हैंडल, अगर कुछ ऐसी वैसी चीज हुई तो मैं उस पर पोस्ट कर दूंगा, ताकि आपको मतलब क्लास अगर ऊपर नीचे हो रही हो या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगे कि मैंने मिस कर दी है आज के सेशन में, जो कि ऐसे मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा, तो उस पर आप कर लें तो मैं पूछ कर हिसान और माना मैं मेरी HISAN3 तो बाकी कुछ लोगों ने वैसे सवाल पूछे तो उसका मैंने जिक्र किया था। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो PSX नीचे आती है, इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाला तो ऊपर। ये एक बेसिक मैंने वो सवाल में आंसर किया था, तो ये कोर्स करना है सच हिस्सा नहीं है। तो ये हमारे आज की क्लास है। अगली क्लास में हम अब जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ चलेंगे, बेसिक किसी कंपनी को कैसे जो है किया जाता है। तो आज का अच्छा, ये मेरे नोट्स में बनाने का मकसद ये है कि आपको ज्यादा अच्छी समझ है, वरना चीजें मैं प्रेजेंटेशन में भी लिख सकता हूँ। अगर नोट्स ये है कि नॉलेज इंपॉर्टेंट, मेरी मेहनत ज्यादा लगेगी तो लिखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन में टाइप हुआ आता है। तो मेरा ये कोशिश है कि मैं लिख के पढ़ाऊं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप किया जाए, क्योंकि बिगिनर लेवल कोर्स है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और फिर अगली क्लास में हम अगला आगे कवर करेंगे कंपनीज को कैसे देखा जाएगा कि कौन कंपनी कैसा काम कर रही है। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जाएगा, तो आपको कोई खास उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम बेसिक से कवर करेंगे कि कंपनी पैसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, बेसिक बिजनेस से स्टार्ट किया जाएगा। बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का वो एक क्लास होगी, आप समझ लें। तो उसमें हम करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे एट 3 PM। क्लास को टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मैं जो है क्लास 3 बजे शुरू कर सकूं और बाकी स्टूडेंट्स को वेट ना करना पड़े। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।